जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। बुलेट टू बैलेट के चौथे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में आप समझ पाएंगे कि अतीक अहमद की सियासी जमीन उनकी किन गलतियों के चलते खिसकने लगी थी और वो बदनामियों से घिरते चले गए। तो दोस्तों, लगातार चौथी बार इलाहाबाद शहर पश्चिमी से विधायक चुने जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के दबदबे और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल अपने फेवर में मुसलमानों की गोलबंदी के लिए करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों की वोट की दावेदारी तो बासपा की भी थी। इसीलिए प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कानपुर, फतेहपुर में अतीक अहमद को एक्टिव किया गया। इसी दौर में अशरफ के बदनाम किस्से भी पब्लिक के सामने आने लगे और अतीक अहमद के दामन में अशरफ की कारगुजारियों के दाग लगने लगे। जिस गलत काम से अतीक अहमद हमेशा अपने आप को बचाते रहे, उसे उनके भाई अशरफ धड़ल्ले से करते चले गए। अशरफ की बैठकबाजी सिविल लाइंस जैसे पॉश एरिया में हुआ करती थी। इसके पहले एक वारदात और हुई, जब 1996 में 22 साल के अशरफ अपनी कार से दोस्तों के साथ सिविल लाइंस जा रहे थे कि अचानक उनके कार में ब्रेक लगी और पीछे से आ रही कार ने अशरफ की कार में टक्कर मार दी। पीछे की यह कार इलाहाबाद के एक बड़े कारोबारी राजेश साहू की थी। अशरफ और राजेश साहू के बीच इसी टक्कर को लेकर काफी तीखी बहस हुई। कहा जाता है कि हाथापाई भी हुई। राजेश साहू को जब पता चला कि जिससे उनकी हाथापाई हुई है वो अतीक अहमद के भाई अशरफ हैं, तो वो बिना देरी करे अतीक अहमद के ऑफिस जाकर अनजाने में हुए इस इंसिडेंट के लिए अतीक अहमद से माफी मांगने लगे। लोगों का कहना है कि हाथ जोड़कर राजेश साहू अतीक अहमद से माफी मांगते रहे और आखिरी में अतीक अहमद ने कहा कि चलो ठीक है, पर तुम बड़ी गलती कर डाले हो, लेकिन जाओ और आगे से सही रहना। तब की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माफी मांगकर राजेश साहू अतीक अहमद के ऑफिस से बाहर निकलकर कुछ दूर चले ही थे कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कत्ल का सीधा सीधा इल्जाम अतीक अहमद के भाई अशरफ पर लगा। पर ठीक उसी दिन और उसी वक्त अशरफ की चंदौली में अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तारी दिखाई गई। बाद में चर्चा हुई कि उस थाने के उस वक्त के थाना अध्यक्ष अतीक अहमद के रिश्तेदार मंसूर अहमद काजी थे। इस मामले में अतीक अहमद, उनके पिता फिरोज अहमद और उनके भाई अशरफ नामजद हुए। सभी गिरफ्तार हुए पर जमानत पर रिहा हो गए। कम उम्र में ही अशरफ के ऊपर ऐसे इल्जाम के बाद कुछ दिन तक तो अशरफ खामोश रहे, लेकिन 5-6 साल बाद वो भी भाई की छत्र छाया में रंग दिखाने लगे। उनके काम उनके दोस्तों के साथ निचले लेवल के थे। ऐसी चर्चाएं थी कि सिविल लाइंस में बैठकर वो तमाम तरह की आवारागर्दी और बदनामी वाले काम करने लगे। इसमें इलाहाबाद के एक प्रेस्टिजियस एस्टैब्लिशमेंट का मामला बहुत हाईलाइट हुआ और वो पूरा सिंधी परिवार अपनी बेटी के साथ इलाहाबाद छोड़कर चला गया। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत अतीक अहमद से करी, मगर अतीक अहमद अपने भाई अशरफ के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और अशरफ की हरकतें बढ़ती चली गईं। उनके छेड़छाड़ और इसी तरह के तमाम कामों की शिकायतों पर अतीक अहमद चुप्पी साध लेते या शिकायत करने वालों को उल्टा ही डांट दिया करते थे। इलाहाबाद में हर कोई जानने लगा कि अशरफ अपने बड़े भाई अतीक अहमद की सबसे बड़ी कमजोरी है। अतीक अहमद ने अपनी रॉबिन हुड की इमेज जो पिछले 15-20 सालों में बनाई थी,
उस पर उनके भाई अशरफ की हरकतों के चलते डेंट लगने लगा। और इसी बीच समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद की कुछ खटपट भी हो गई। ऐसी खबरें आईं कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए मुलायम सिंह यादव पर दबाव डाल रहे थे, जिसे नहीं माना गया। अतीक अहमद 1999 में समाजवादी पार्टी छोड़कर पटेल लोगों की पार्टी अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष बन गए और अपना दल के टिकट पर इलाहाबाद पश्चिमी से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज करके विधायक बने। तब भी जबकि अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोने लाल पटेल खुद चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी पार्टी से अतीक अहमद और नवाबगंज से अंसार पहलवान विधानसभा पहुंचे। चुनाव के पहले अतीक अहमद के मुलायम सिंह यादव से खट्टे हुए रिश्ते सत्ता के इक्वेशन के चलते फिर से ठीक हो गए। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ यानी नंबर की स्ट्रेंथ चाहिए थी और अतीक अहमद यहां पर फिर फिट बैठ गए मुलायम सिंह यादव की सरकार को सपोर्ट देकर। ठीक 2 साल बाद हुए 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद अब फूलपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए, तो उन्होंने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। 2004 में यूपीए 1 की सरकार बनते ही रेलवे से स्क्रैप खरीद का काम उस वक्त के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने बंद कर दिया था। तब तक अतीक अहमद अपना खर्च बहुत बढ़ा चुके थे। तमाम दशहरे मुहर्रम में तमाम जगहों और लोगों को चंदा देने से लेकर गरीब लड़कियों की शादी और पढ़ाई, उनके काफिले में चलते दर्जनों महंगी कारों और सैकड़ों असलहाधारी लोगों के चलते अतीक अहमद का खर्च बेतहाशा बढ़ गया था और स्क्रैप का काम बंद होने से आमदनी जीरो हो गई थी। स्क्रैप का काम बंद होने के बाद उन्होंने नए कारोबार की तरफ जब कदम बढ़ाया तो उनकी छत्र छाया में जमीन का काम कर रहे उनके लोग ही उनकी जद में आ गए और लोगों के मुताबिक अशरफ ने आगे बढ़कर उनके जमीन के कारोबार में यह कहकर अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया कि ये कारोबार भाई के नाम पर ही आप लोग करते हैं। फिर पहले अशरफ और उसके बाद अतीक अहमद जमीन के कारोबार में पूरी तरह से उतर गए। यहीं से उनकी जनता के बीच इमेज बदलनी शुरू हो गई। इलाहाबाद में उनके लोगों के तरफ से हर जमीन या मकान की खरीद फरोख्त में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कंट्रोवर्शियल झगड़े या किराएदारी की पुरानी बिल्डिंग औने पौने दामों में खरीदनी शुरू कर दी। ऐसी जमीन जो किसी और के नाम की और कब्जा किसी और का, ऐसे लोग अतीक अहमद को अपनी जमीन औने पौने दामों में बेचने लगे। जो किराएदार सीलिंग एक्ट में 50-50 साल से मुकदमा लड़ रहे थे, वो अतीक अहमद के प्रॉपर्टी खरीदने की खबर मिलते ही खाली करके चले जाते। जमीन के कारोबार में अतीक और उनके भाई अशरफ ने अपनी दबंगई के सहारे अंधाधुंध खेल खेला और अलीना सिटी और अहमद सिटी नाम के हाउसिंग सोसाइटी बनाकर लोगों को प्लॉट बेचने लगे। इधर इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन हुआ और पश्चिमी सीट के मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके काटकर बगल के इलाहाबाद साउथ विधानसभा और चायल विधानसभा में जोड़ दिए गए और हिंदू मेजॉरिटी वाले इलाके को पश्चिमी सीट से जोड़ दिया गया। इलाहाबाद पश्चिमी सीट का वो इक्वेशन उलट पलट हो गया, जिसके चलते अतीक अहमद 5 बार लगातार विधायक चुने गए थे। खाली हुई इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर बाई इलेक्शन हुआ और अतीक अहमद ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपने भाई अशरफ को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया, जबकि समाजवादी पार्टी की लोकल इकाई गोपाल दास यादव को उम्मीदवार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुई थी, पर अतीक अहमद के आगे किसी की ना चली। यही गलती अतीक अहमद के लिए मुसीबत काल बन गई। बसपा ने पिछले चुनाव में एक नारा दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, और फिर मायावती ने अतीक अहमद के भाई अशरफ के खिलाफ उस वक्त इलाहाबाद के हिस्ट्री शीटर नंबर 1 और पुलिस की जारी लिस्ट में नंबर 1 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल
राजू पाल को टिकट दे दिया। इलाहाबाद के तराई इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन चुके राजू पाल को तब इलाहाबाद के लोगों ने पहली बार देखा जब वो जुलूस के साथ नॉमिनेशन करने जा रहे थे। खैर, चुनाव में बीजेपी ने चुपचाप अंदर ही अंदर बासपा को सपोर्ट कर दिया और परिसी मन से गड़बड़ाए इक्वेशन के चलते अशरफ शहर पश्चिमी से चुनाव हार गए और पुलिस के डर से भागे भागे फिर रहे इनामी हिस्ट्री शीटर राजू पाल विधायक बन गए। कहते हैं कि अशरफ हारने के बाद अतीक के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोए और अतीक ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था, तुम्हें विधायक बनवा कर ही रहूंगा। राजू पाल विधायक बनने के बाद अतीक अहमद के अंपायर को चुनौती देने लगे, कभी नगर निगम की ठेकेदारी तो कभी किसी जमीन पर कब्जे को लेकर। राजू पाल की दबंगई लगातार दिखाई देने लगी। तभी 25 जनवरी 2005 को एक बार फिर इलाहाबाद शहर दहल उठा। न्यूली इलेक्टेड विधायक राजू पाल की कार पर सुलेम सराय में नीचा मोड़ पर धुआंधार फायरिंग करी गई और तब न्यूज़पेपर्स में छपी खबरों के मुताबिक हमलावरों ने राजू पाल को गोली लगने के बाद जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब मौके वारदात से स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज तक तकरीबन 5 किलोमीटर तक उनको गोलियां मारते रहे। अस्पताल में स्ट्रेचर पर लाद कर जब उन्हें ले जाया जा रहा था तब भी हमलावरों ने उनके ऊपर फायरिंग जारी रखी और सीने में तमाम गोलियां उतार दी। राजू पाल की हत्या कर दी गई और फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी डेड बॉडी को उनके परिवार को ना देकर आनन फानन में आधी रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया। इस हत्याकांड में अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ और उनके लोगों का नाम आया। मुलायम सिंह यादव की सरकार में पावरफुल अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ गिरफ्तारी से बचते रहे। राजू पाल की हत्या के बाद इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर फिर से चुनाव हुआ। अशरफ बदनामी के ऊंचे लेवल पर थे। पार्टी और लोगों ने अतीक अहमद से अपनी पत्नी को विधानसभा बाई इलेक्शन में उतारने का सुझाव दिया, मगर अतीक अहमद नहीं माने। ये चुनाव अशरफ और राजू पाल की विधवा पूजा पाल के बीच हुआ और सत्ता के सहारे अशरफ चुनाव जीतकर विधायक बन गए। इसी के साथ साथ करेली के लखनपुर गांव में सन 2005 में अतीक अहमद ने हाईटेक टाउनशिप बसाने की स्कीम शुरू कर दी थी। अलीना सिटी और अहमद सिटी के नाम से इस प्रोजेक्ट के लिए 700 बीघा जमीन ली गई, जिसमें इल्जाम लगा कि किसानों की जमीनों को अतीक अहमद ने डरा धमकाकर औने पौने दामों में खरीद लिया है। आए दिन अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के तरफ से कहीं कब्जे की खबर आती तो कहीं जबरन बेनामे की, जिसमें ज्यादातर नाम अशरफ का ही होता था। दाग अतीक अहमद के दामन में भी लगते थे। जमीन के कारोबार में उतरने के बाद अतीक अहमद की इमेज पूरी तरह बदलने लगी और लोग डरने लगे कि उनकी जमीन या प्रॉपर्टी पर कहीं अशरफ या अतीक की नजर ना पड़ जाए। ये मुलायम सिंह यादव की सरकार का वक्त था। सत्ता और एडमिनिस्ट्रेशन को उंगलियों पर नचाते अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ जमीन के कारोबार के दलदल में फंसते चले गए। सत्ता का सहारा लेकर अशरफ हर वो काम करने लगे जिससे अतीक अहमद ने 17-18 साल तक खुद को बचाए रखा था। फिर सामने आया मदरसा कांड और 17 जनवरी 2007 में कड़ाके की ठंड में इलाहाबाद एक बार फिर दहल उठा। उस रात जो हुआ उसने अतीक अहमद की आन बान और शान सबको हवा में उड़ा दिया। इलाहाबाद शहर के इतिहास में ये रात शायद सबसे काली रातों में से एक मानी जाएगी। करेली के बाहरी इलाके महमूदाबाद के एक सुनसान इलाके में एक मदरसा था। ये मदरसा अतीक अहमद की बिरादरी के लोगों के गांव से घिरा हुआ था। इलाहाबाद और आसपास के गरीब घरों की तमाम लड़कियां इसमें पढ़ाई किया करती थीं। मदरसे में लड़कियों का हॉस्टल भी था। 17 जनवरी देर रात
हॉस्टल के दरवाजे पर दस्तक हुई। अमूमन देर रात हॉस्टल में कोई नहीं आता था। अंदर से पूछा गया तो धमकी भरे अंदाज में फौरन दरवाजा खोलने को कहा गया। दरवाजा खोला गया तो सामने 3 बंदूकधारी खड़े थे। तीनों अंदर घुसे। लड़कियां एक हॉल में सोती थीं। वो सीधे वहीं पहुंच गए। धमकी और गाली गलौज के साथ लड़कियों से कहा गया कि वो नकाब खोल दें। सामने मौत खड़ी थी। बेबस लड़कियों के सामने और कोई चारा नहीं था। बंदूकधारी दरिंदों ने उनमें से 2 नाबालिग लड़कियों को चुना और अपने साथ ले जाने लगे। लड़कियां हैवानों के पैरों में गिर गईं, रहम की भीख मांगी, लेकिन शैतानों का दिल नहीं पसीजा। वो दोनों लड़कियों को उठा ले गए। बाहर उनके साथ 2 लोग और शामिल हो गए। कुल 5 लोगों ने आगे नदी के किनारे दोनों लड़कियों के साथ कई कई बार दुष्कर्म किया। दोनों लड़कियों को सुबह होने से पहले लहूलुहान हालत में मदरसे के दरवाजे पर फेंक कर बदमाश भाग निकले। इस वारदात ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। उस वक्त की समाजवादी पार्टी की सरकार बैकफुट पर आ गई। अगले दिन इस शर्मनाक कांड को छिपाने की पुरजोर कोशिश करी गई। पुलिस ने सिर्फ छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और 5 रिक्शे वाले और 1 दर्जी का काम करने वाले को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। लेकिन वारदात सुर्खियों में आने के बाद 2 दिन बाद गैंग रेप समेत संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज करी गई। इलाहाबाद में हर कोई समझ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, मगर अतीक अहमद के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। ये पहली वारदात थी जिसमें अतीक अहमद ने अपने ही लोगों की इज्जत, रेस्पेक्ट और सपोर्ट खो दिया। और जिस इलाके के लोग अतीक अहमद को तमाम इल्जामों के बावजूद अपना मसीहा मानते थे, वो मदरसा कांड के चलते अतीक अहमद से दूर होने लगे, क्योंकि मदरसा इलाहाबाद के एक जाने माने मौलाना का था, जिनका तबलीग में अच्छा खासा असर हुआ करता था। इलाके के सभी मदरसे चलाने वाले और मौलानाओं ने इस कांड को लेकर इलाके के पालकी मैरिज हॉल में एक बैठक करी। होने वाली इस बैठक का सुनकर सांसद अतीक अहमद भी वहां पहुंच गए। सारे उलेमाओं और मदरसा चलाने वालों ने अतीक अहमद को बहुत बुरा भला कहा और उनसे करेली के थाना अध्यक्ष को ट्रांसफर करने की मांग करी, जिससे सांसद अतीक अहमद ने गुस्से में यह कहते हुए ठुकरा दिया कि जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। एसओ राजेश कुमार सिंह मेरा छोटा भाई है, वो नहीं हटेगा, और बैठक से गुस्से में उठकर चले गए। अतीक अहमद के इस रवैये के चलते पूरे विधानसभा इलाके में मदरसा कांड को लेकर अतीक और अशरफ पर शक और ज्यादा गहराने लगा। जिन लोगों को इस इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्हें बाद में अदालत से राहत मिल गई। उन लोगों ने पुलिस पर फंसाने का इल्जाम लगाते हुए इस वारदात में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया। मामले ने और तूल पकड़ा और एसओ राजेश कुमार सिंह और अतीक के बीच सांठगांठ की खबरों के बीच उस वक्त के एसएसपी बीडी पॉल्सन ने एसओ राजेश सिंह को सस्पेंड कर दिया। राजेश सिंह पर इल्जाम था कि गैंग रेप की खबर मिलने के बाद भी उन्होंने पहली एफआईआर सिर्फ छेड़खानी की दर्ज करी। 2007 के विधानसभा चुनाव का ऐलान होने ही वाला था और इसी मदरसे में तब मायावती आई और उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले चुनाव में उनकी सरकार बनी तो वो मदरसा कांड की सीबीआई जांच कराएंगी। भारी दबाव के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष अहमद हसन को मदरसे भेजा, जहां उन्होंने विक्टिम्स को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की कोशिश करी, मगर अतीक अहमद की मौजूदगी में जनता ने इसका भारी विरोध किया और विक्टिम्स के घर वालों ने पैसा लेने से इनकार कर दिया। अहमद हसन को खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। इस वारदात में अतीक अहमद की बनी बनाई 18 साल की जमीन छीन ली। लोगों के बीच ये परसेप्शन बन गया कि गुनाहगारों को अतीक अहमद और अशरफ बचा रहे हैं। अतीक अहमद अपने ही लोगों के बीच अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके थे और उनके भाई अशरफ नफरत का किरदार बन चुके थे।
इस वारदात के बाद फिर कभी अतीक अहमद की फैमिली का कोई भी शख्स कोई भी चुनाव नहीं जीत सका। इलाके के लोग मानते हैं कि अतीक अहमद को उन दो नाबालिग लड़कियों की आह लग गई। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पूरी बहुमत से सरकार बनी तो मदरसा कांड की सीबीआई जांच शुरू हुई, मगर कुछ दिन बाद ही सीबीआई ने इस वारदात को अपने लेवल के इक्विवेलेंट ना मानते हुए जांच बंद कर दी। मायावती सरकार के इंस्ट्रक्शंस पर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर राजू पाल हत्याकांड और मदरसे कांड को लेकर कार्रवाई शुरू करी गई और स्पेशल टास्क फोर्स के उस वक्त के आईजी ने अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट अलीना और अहमद सिटी की जांच करते हुए कार्रवाई करने के इंस्ट्रक्शंस दिए और उन प्रोजेक्ट्स में बने भवनों को तबाह कर दिया गया। राजू पाल की हत्या के बाद पहली बार 31 दिसंबर 2008 में सांसद अतीक अहमद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीतमपुरा के गालिब अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक और आरोपी और अतीक अहमद के भाई अशरफ को तकरीबन 2.5 साल की फरारी के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौशांबी से गिरफ्तार किया। इसके आगे की कहानी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरा वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।